चलिए, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। भगवान करे आप लोग सब कोई बढ़िया हो। तो आज हम अपने पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है पाचन तंत्र को देखा था। तो जिस बच्चे ने जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो कृपया करके जाकर देखें उन वीडियोस को, फिर ही आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। तो हमने बताया भी उसमें कि कैसे सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जाकर के देखें। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वहन तंत्र के बारे में। हमारा आज का अगला टॉपिक रहेगा वहन तंत्र, जिसके बारे में समझेंगे हम हृदय की संरचना कैसे कैसे है, कैसे कैसे रुधिर का, कैसे कैसे रक्त है जो हृदय में आती है और निकल जाती है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अब रुधिर, जो कि बेसिक चीज़ होता है। अगर हम वहन तंत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है जिसके बारे में हमें जानना होता है, बात करना होता है, वो होता है रुधिर। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब रुधिर में होता क्या क्या है? रुधिर में प्लाज्मा होता है, रुधिर में द्रव्य मैट्रिक्स होता है। तो अब हो गया, ये रुधिर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि आगे ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए पिछले साल कुछ वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें हम लोग अब जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक चिपचिपा द्रव्य होता है। चिपचिपा समझते ही होंगे लोग, द्रव्य जो रक्त का 55% होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर ब्लड लेते हैं, खून लेते हैं अगर हम, तो उसमें उसका 55% प्लाज्मा होता है और बाकी का पार्ट रक्त की कुछ और जो रुधिर के जो कंपोनेंट्स, उसके और जो पार्ट होते हैं वो सब चीज होगी। और अब हो गया कि 55% में तो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा को मान के चले कि अगर हम 1 लीटर प्लाज्मा लेकर चलते हैं तो उसका 90 से 92% प्लाज्मा का जल होता है, पानी। 90 से 92% तक जल होता है और बचे हुए 6 से 8% का में प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इतना तक हम जान गए कि ये प्लाज्मा क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम जान गए। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा का काम क्या है। तो इसका काम है, ये वहन करती है चीजों को। किन किन चीजों को वहन करती है? तो भोजन, नाइट्रोजनी पदार्थ, CO2 का विलीन रूप, मतलब कि अवशोषित होने के बाद जो चीजें हैं उसका वहन करती है। तो हम लोगों ने जाना रुधिर क्या है और प्लाज्मा क्या हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि हृदय की संरचना में क्या क्या है और क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हृदय में 4 खंड होते हैं, 4 होता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होता है। तो ये चीज तब अब होता है क्या कि किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या कार्य है, अलग अलग 4 खंड में क्यों विभाजित हुआ है, और इसके चारों के क्या क्या अलग अलग कार्य हैं। तो हृदय को 4 खंड में, मनुष्य को जो भी मैमल होता है, मैमल वो चीज़ आपको बाद में जानने को मिलेगा, मैमल क्या होता है ये सब चीज़। तो जो भी मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में 4 खंड होता है, मनुष्य में, बंदर में भी 4 होता है। तो 4 जो खंड होता है, वो चारों खंड बनाने का मेन उद्देश्य है कि मतलब हम लोगों ने नहीं बनाया 4 खंड को, ये स्वतः होता है। लेकिन होने का उद्देश्य यह है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखने का। अगर दोनों मिक्स हो गए तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। तो दोनों को अलग अलग, जैसे कि जो भी बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें ऑक्सीजनित रक्त होता है, ठीक है। और दाहिना आलिंद और दाहिना निलय, सॉरी यहाँ पे आलिंद होगा, जल्दी में ये हो गया, सॉरी। ये दाया आलिंद और दाया निलय, इसमें विऑक्सीजनित रक्त होता है। तो अब हो गया कि इसमें रक्त आता कहाँ से है? तो चारों कंपार्टमेंट, चारों पार्ट, चारों अलग अलग खंड में अलग अलग जगह से ब्लड आता है, अलग अलग जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग अब शुरुआत करते हैं दाहिना आलिंद की। दायां आलिंद जो होता है हृदय का, उसका बात करते हैं। तो दायां आलिंद जो होता है वो महाशिरा से जुड़ा होता है, और महाशिरा जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के निचले भागों से, निचले भाग मतलब कि हृदय के नीचे के जो भाग है, हृदय के नीचे के भाग हो गए, पेट हो गया, छाती के कुछ भाग हो गए, फिर हमारा दोनों पैर हो गया, फिर पेल्विक रीजन हो गया, उस सारे क्षेत्रों के जो खून होता है वो सारे के सारे खून सीरा के थ्रू महाशिरा में आते हैं, और महाशिरा से होते हुए दाएं आलिंद में जाते हैं। और दाएं आलिंद में भी हृदय के ऊपर के पार्ट जो हमारे हृदय, हम जानते हैं कि बायां तरफ होता है। हृदय के लोग हार्ट दिल तोड़ दिया, दिल ये दिल वो, तो सबके बारे में, हृदय के बारे में लोग जानते हैं कि दिल कहाँ होता है, दिल बायां तरफ होता है। तो दिल के ऊपर के पार्ट जो भी हमारे मस्तिष्क हैं, गर्दन है, तो कुछ छाती के भी कुछ पार्ट्स हैं, तो उन सबों से जो रक्त होता है वो ऊपर के भागों से और नीचे के भागों से, सब जगह से सब अलग अलग भागों से रक्त शिरा में आता है। और हम जानते हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा धमनी और शिरा के बारे में, उसी बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो शिरा के थ्रू, शिरा से होते हुए वी ऑक्सीजनित ब्लड खून जो है वो दाएं आलिंद में आते हैं। अब दाएं आलिंद में वी ऑक्सीजनित ब्लड है। अब वी ऑक्सीजनित ब्लड दाएं आलिंद से दाएं नीलय में जाते हैं। यहाँ एक भाल्व लगा होता है, उस भाल्व से जब इसमें आ गया ब्लड, खून आके जमा हो जाता है और ये संकुचित होते हैं। संकुचित मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं ये एक। तो जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो सारी जगह पे भाल्व लगा होता है, ताकि अगर ये संकुचित हो तो खून अगर इधर से निकलेगा तो इधर से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। तो होता है, तो यहाँ दो रास्ते, यहाँ और यहाँ, तो उल्टा जाने के लिए यहाँ भी वाल्व होता है, यहाँ भी वाल्व होता है। तो जैसे ही ये संकुचित होता है तो ये संकुचित होने पे ब्लड जो होता है वो दाएं आलिंद से दाएं नीले में चला जाता है। अब दाएं आलिंद से दाएं नीले में ब्लड चला गया है, तो ये वाल्व जो होता है, ये वाल्व का एक और काम होता है कि जो ब्लड दाहिना नीले में आ जाता है उसको वापस दाएं आलिंद में जाने से रोकता है। यहाँ वाल्व लगे होते हैं। तो अब हो गया कि दाया नीले में आ गया है रक्त। अब दाएं नीले से वो कहाँ जाएगा? अब दाएं नीले से फुफ्फुस धमनियाँ होती है। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो रक्त को फुफ्फुस तक ले जाती है। हमने पिछली क्लास में बताया था, आपने श्वसन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जो श्वसन का जो फुफ्फुस की जो संरचना होती है, जैसे ये मान के चलिए अगर फुफ्फुस है तो फुफ्फुस की जो दीवार होती है वहाँ आते हैं बहुत सारी धमनी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें उस धमनी में खून रहता है, रक्त रहता है। तो अगर होता क्या है कि वहाँ से जो वी ऑक्सीजनित ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और उस ऑक्सीजन को वो ब्लड आता है इसमें आ जाता है, यहाँ से आया इसमें चला गया। अब इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन उसको मिल गया, फिर वहाँ से इधर से आता है और फिर दूसरे तरफ से ये निकल गया। तो ये काम पूरा का पूरा जो लंग्स होता है, पूरा का पूरा जो कि हमारा श्वसन तंत्र है, जो कि हमारी फुफ्फुस से कुप्पिका है जितनी, उसमें होता है। एक तरफ से खून आता है, वी ऑक्सीजनित खून आता है, और दूसरे तरफ से ऑक्सीजनित खून यहाँ से निकलता है। और निकल करके तो एक यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो हृदय से जो नलिका जो लेकर जाती है रक्त को अपने फुफ्फुस तक, उसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और जो फुफ्फुस से ऑक्सीजनित ब्लड ले करके सीरा तक आती है, हृदय तक बाएं आलिंद तक लेकर आती है, उसको फुफ्फुस सीरा कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक सवाल बच्चों का रहता है कि धमनी का तो काम होता है कि जो ऑक्सीजनित ब्लड लेके कैरी करता है, लेकिन नहीं, यह एक अपवाद है। यहाँ पर यह अपवाद है कि फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है वो वी ऑक्सीजनित ब्लड लेकर जाते हैं, और फुफ्फुस शिराएं जो होती है वो ऑक्सीजनित ब्लड फुफ्फुस से लेकर के हृदय तक आती है, बाएं आलिंद में आती है। अब बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित ब्लड आ गया।
अब उसमें बाएं आलिंद से वह बाएं निलय में गई, ये है निलय। वही वाल्व है, यहाँ पे वाल्व लगा है, इधर से संकुचन हुआ उसका, वो कॉन्स्ट्रिक्ट किया, तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ब्लड आ गया इसमें निलय में आ गया। अब निलय में फिर आगे इसमें भी निलय में संकुचन हुआ, तो संकुचन होने की वजह से इसमें से यह रक्त निकला और महाधमनी, इसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी से होता हुआ यह ब्लड शरीर के विभिन्न अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे जाके जहां जहां जरूरत है और सारी जगहों पर हर एक भागों में चला जाता है। तो ये हो गया एक हृदय का हमारा कैसी संरचना है। और हाँ, ये जो होते हैं ये विभाजिका इनको कहते हैं, विभाजक होते हैं। विभाजन का तो मैंने बताया ही, कारण क्या है कि ऑक्सीजनित ब्लड और विऑक्सीजनित ब्लड को मिलने से रोकने के लिए ये विभाजिका होती है। यहाँ वाल्व होता है लगा हुआ ऑक्सीजन के पीछे की तरफ फ्लो को रोकने के लिए। तो ये सारी हृदय की संरचना है। अब यहाँ पे हमने वही चीज को लिख रखा है ताकि आप लोगों को अगर बात से ना समझे हो तो यहाँ लिखा हुआ उसको पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाए कि महाशिरा से शरीर के विभिन्न भाग से, महाशिरा, ये देखो, महाशिरा से शरीर के विभिन्न भाग से रक्त विऑक्सीजनित, मतलब ब्रैकेट में मैंने विऑक्सीजनित लिख दिया है ताकि पता रहे, दाया आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में आता है। ठीक है। अब फुफ्फुस धमनियां विऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस तक ले जाती है। मैंने कहा जैसा कि वो यहाँ पे अल्वियोलाई तक ले जाते हैं, यहाँ पर जाके फिर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन आता है, फुफ्फुस तक ले जाते हैं, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें आती है, ऑक्सीजन इसमें मिल जाते हैं और यह रक्त जो होता है वो ऑक्सीजनित हो जाता है और फिर ये पुनः चले जाते हैं फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये आ जाते हैं बाएं आलिंद में। ठीक है। अब होता अगला क्या है कि अगला फिर बायां निलय जो होता है वो रक्त ऑक्सीजनित रक्त है जो पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। इस साइकिल को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ लिख दिया है मैंने, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, इसलिए बगल में लिखा है कि ताकि समझने के लिए ज्यादा मेहनत न करना पड़े। हाँ, फिर आगे एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि दोहरा परिसंचरण क्या है, दोहरा परिसंचरण क्या है, और एग्जाम में भी पूछा हुआ यह सवाल है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि इंसानों में जो होता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है, एक साथ नहीं मिलता है। तो अलग नहीं मिलने देने के लिए उसकी संरचना भी उस तरह से बनी होनी चाहिए, जैसे हृदय में है विभाजिका है, तो विऑक्सीजनित ब्लड को अलग और ऑक्सीजनित को अलग रखता है। तो वैसे ही संरचना पूरे शरीर में होती है हम लोगों की। तो होता क्या है, धमनियां जो होती है वो ऑक्सीजनित ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजनित रक्त को, खून को लेकर के जाती है, और शिरा जो होती है वो विऑक्सीजनित ब्लड को शरीर से कलेक्ट करके, शरीर से ले करके फिर हृदय में आती है। तो ये हमारे वो हो गया धमनी और शिरा का। अब दोहरा परिसंचरण क्या है? अब दोहरा परिसंचरण में दो चीज होता है दोहरा परिसंचरण। एक होता है फुफ्फुसीय चाप। ठीक है। फुफ्फुसीय चाप में क्या होता है कि जो विऑक्सीजनित ब्लड है, खून है, रक्त है, हृदय से फेफड़े तक, ये जो रास्ता है ये फेफड़े में जा रही है। ठीक है। फेफड़े तक तथा फेफड़ा से मैंने बता रखा है पहले भी, फेफड़े से ऑक्सीजनित ब्लड को पुनः लेकर के फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में लेकर के हृदय तक पहुंचता है। ये हो गया फुफ्फुसीय चाप। तो ये एक साइकिल है। जैसे मान के चलते हैं, अगर ये अगर किसी का हृदय है, ठीक है, ये किसी का, ऐसे तो शायद ऐसा ही कुछ हृदय होता है, पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही कुछ होता है, ये मान के चलते हैं ऐसे हो गया, ये हृदय होता क्या है, और ये मान के चलते हैं हम फेफड़ा है। ठीक है। ये फेफड़ा है, किताब में ऐसा ही कुछ फोटो है, इतने अच्छे से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। और ये मान के चलते हैं शरीर का बाकी पार्ट है, ये फेफड़ा है सिर्फ, और ये शरीर का बाकी भाग है। होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैं दोहरा परिसंचरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है इसमें। जैसे होता क्या है कि जो दाहिना निलय है उससे जो ये धमनी निकलती है
वो धमनी सीधे जाती है फेफड़े में। ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा यहाँ से निकली, यहाँ से ये गया धमनी, चला गया फेफड़ा में। फिर यहाँ पे ये था जो वी ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजन नहीं था इसमें, ऑक्सीजन नहीं था। तो ये जो है यहाँ से इसमें से ऑक्सीजनेट ब्लड आया, ऑक्सीजनेट खून आके हमारे बाएं नीले में आ गया, सॉरी बाएं आलिंद में आ गया, ठीक है। और ये जो लाती है वो उसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा। ये हो गया फुफ्फुस सीरा, मान के चलो ऐसे फुफ्फुस सीरा, तो इसे फूसी, फूसी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि याद रहे। ये हो गया फुफ्फुस धमनी, तो फूधा ऐसे ही लिख दिया है। कोई ये चीज कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख दिया था कि याद रहे। ये हो गया एक साइकिल, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये एक साइकिल है। दूसरा क्या होता है कि शरीर का जो अन्य भाग है उसमें से रक्त हमारे दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद में आया, ये अलग एक है, ये अलग एक पूरा, ये पूरा वी ऑक्सीजनेट ब्लड है। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद ये रक्त वापस आ गया हृदय में, ठीक है। ऐसे स्टार ये लगा दिया ताकि पता रहे ब्लड किधर से किधर जा रहा है, खून इधर अंदर आया। अब ये ऐसे आया, ठीक है। होता अभी साइकिल तो पूरा नहीं हुआ, अभी आधा ही हुआ साइकिल, ठीक है। तो अब है कि शरीर के विभिन्न भाग से रक्त आया, हमारे दाएं आलिंद में आया है। अब दाएं आलिंद में आया है तो शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचा कैसे है, तो वो हमारे बाएं नीले से गया है। ये बायां नीले जो है संकुचित हुआ था, बताया था मैंने, देखना पीछे करके वीडियो देखना कोशिश करने कि दोनों को मिला के देखोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ये ऐसे करके शरीर के विभिन्न भाग में ऑक्सीजनेट ब्लड पहुंचा है। तो ये देखो, ये भी एक साइकिल हो गया। एक साइकिल ये हो गया, ये ऐसे फेफड़ा में गया, ऐसे हृदय से निकला, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ऑक्सीजनेट ब्लड हृदय में फिर आया, ये एक साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल है कि शरीर के विभिन्न भागों तक नीले से पहुंचा था ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था, फिर शरीर के विभिन्न भागों से जो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड था वो लेके दाएं आलिंद में पहुंच गया। तो ये एक साइकिल है जिसमें दो साइकिल होता है, एक ये साइकिल, एक ये साइकिल। तो इसलिए इसको हम लोग मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है जिसमें ऑक्सीजनेट और वी ऑक्सीजनेट ब्लड को मिलने ही नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा दोहरा परिसंचरण, ठीक है। तो एक हो गया फुफ्फुसीय चाप, एक हो गया दैहिक चाप, ठीक है। तो दैहिक चाप को ये हो गया, बता दिया जैसा कि मैंने, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या है इसमें। तो और इसमें है कि हाँ, अब जो होना था, जो हृदय के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब है कि धमनी क्या है, सीरा क्या है, एग्जाम बेस्ड से ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछती है। हालांकि जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये चीज़, तो हम लोग इसको देखेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि एक भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि मैंने ना पढ़ाया हो, जो सिलेबस से बाहर हो, जो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर। सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सारे के सारे मेरे नोट्स अगर आपके पास हैं तो उसमें से ही आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब है क्या कि धमनी क्या है और सीरा क्या है। धमनी मैंने बताया कि इस रक्त को हृदय से ले जाती है शरीर के विभिन्न भाग तक, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वे रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ये धमनी है। अब धमनी को चूंकि होता क्या है कि जो हृदय संकुचित होता है तो वहां से निकलता है खून, वहां से धमनी में रक्त जाता है। तो जब संकुचित होता है तो प्रेशर के साथ खून निकलता है। कभी देखे हो हाथ में ऐसे नारंगी लेके ऐसे दबाए हो तो फट से निकलता है, तो वही प्रेशर होता है। वो प्रेशर, जो दाब होता है, उसी दाब को रोकने के लिए, कम करने के लिए, या फिर उसी दाब से बचने के लिए जो धमनी की दीवार होती है, भित्ति, वो मोटी होती है और लचीली होती है। अगर ज्यादा होता है ना कि पाइप बहुत हार्ड रहता है, प्रेशर मारे तो फट जाता है पाइप, तो वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर पाइप लचीला रहता है तो नहीं फटता है। तो धमनी की दीवार इसीलिए मोटी होती है और लचीली होती है,
और एक और चीज की, चूंकि होता क्या है धमनी में तो प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो इसमें वापस लौटने का या फिर रास्ता इधर उधर होने का तो डर रहता ही नहीं है। इस वजह से इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। वही बात देखिए अगर सीरा में, तो सीरा में वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। सीरा जो होता है, वी ऑक्सीजनित ब्लड जो होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाता है। ये सीरा हो गया। इसकी भित्ति पतली होती है, चूंकि प्रेशर तो होता नहीं है किसी तरह का, तो इसमें भित्ति पतली ही रहती है इसकी। और इसमें वाल्व होता है, चूंकि प्रेशर है नहीं तो हो सकता है खून जा रहा है कहीं वापस आने लगे, तो इस वजह से होता है। इसमें गेट लग जाता है, गेट बंद है भाई, अब वापस कैसे आओगे, तो उसको मजबूरी है भाई आगे ही बढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें ये वाल्व लगा होता है जो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करने से एक ही दिशा में प्रवाहित करने मतलब कि एक ही दिशा में रक्त को प्रवाहित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो रोकता है कि रक्त को इधर उधर छितराने से, इधर उधर। ठीक है, अगला क्या है कि रुधिर में, अब ये सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार कि प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है। तो रुधिर में प्लेटलेट्स जो होता है उसका अपना एक कार्य है। होता क्या है कि जब जो आर्टरी है, जो वेन है, उस अगर किसी, देखो जैसे ये आर्टरी है, किसी वजह से यहाँ चोट लग गया, यहाँ फट गया तो यहाँ से खून निकल गया। और खून निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए चाहिए ना, तो हम लोग अगर कभी कभी होता है हम लोग छोड़ दिए, जाइए हम लोग खेल रहे हैं, हम उसको नहीं बंद करेंगे, तो होता है थोड़ा देर रहा फिर खून निकलना बंद हो जाता है अपने। तो वही चीज यहाँ पर होता है कि अब अपने कैसे खून बंद होना रुक जाएगा। तो रक्त में एक प्लेटलेट्स होता है जो रुधिर को थक्का बनाता है। यहाँ पर अब एक थक्का जम गया, जो रुधिर निकल रहा था यहाँ थोड़ा थोड़ा निकला, यहाँ थक्का जमने लगा। अभी थक्का जम गया तो खून निकलना बंद हो गया। तो वही अब क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट्स का क्या काम। तो हमको ना बुर्बक थोड़े ना है, प्लेटलेट्स का काम है थक्का बनाकर, जो कि जगह जहाँ पर चोट लगा है किसी वजह से, वहाँ पर खून को रक्त स्राव होने से रोकता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये प्लेटलेट्स का फंक्शन हो गया। तो अगला हो गया कि लसिका नाम तो बड़ी अच्छा है लसिका, लेकिन काम क्या है ये देख लेते हैं। यह रंगहीन होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है। लसिका का काम होता है कि यह वहन में सहायता करता है। वहन तंत्र पर सब तो वहन में ही सहायता करता है। यह प्लाज्मा की तरह होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हम लोग प्लाज्मा में बात किए थे कि 92%, 92% उसमें जल होता है, 6 से 8% उसमें प्रोटीन होता है, और बाकी कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें। तो वैसे ही इसमें भी प्लाज्मा की तरह ही इसमें सब कुछ होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होता है। अब इसका काम क्या है। यह पचा हुआ तथा क्षुद्रांत छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। अब जो पचा हुआ वसा है उसका वहन जो होता है वो लसिका करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो छोटा लसिका है वो मिल के बड़ा लसिका बना दिया। बड़ी लसिका वाहिका बड़ी सीरा में जाके खुलती है। जो भी बड़ी सीरा होता है, बाड़ी लिख दिए हैं यहाँ पे, हिंदी बहुत दिन के बाद लिखे हैं, थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो बड़ी सीरा में खुलती है जाकर के। ठीक है, तो छोटा जैसे मिल के एगो बड़ा बना दिए, ये बड़ा बना दिया इसको, ये जैसे ये छोटा है, ये छोटा सा बना दिया, ये मिलके एगो बड़ा सा बना दिया। तो वही छोटा मिलके को बड़ी लसिका में खुलता है, जाके बड़ी सीरा में जाके खुलता है। कि वी ऑक्सीजनित ब्लड होता है और गंदगी वाला भी रहता है, तो सारा कुछ सीरा में जाके खुलता है। इतना हो गया कि जो कि हमारे किताब में था। लेकिन एक और चीज जो मैंने देखा है कि रक्तदाब से पिछले साल भी क्वेश्चन था, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन है, तो लगभग हर बार ही पूछा जा रहा है कि रक्तदाब क्या है, इसमें संकुचन दाब क्या है, अनुस्थीलन दाब क्या होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए। तो रक्तदाब है क्या।
रुधिर वाहिका जो होती है, रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, जैसे ही जो बोले थे हम, नीलय जो होता है, नीलय बायां नीलय जो संकुचित होता है तो निकलता है, ऐसे प्रेशर से खून निकलता है। वही प्रेशर वही दाब जो वहाँ के जो धमनी है उस पे जो लगाता है प्रेशर, जैसे ये धमनी का दीवार है, यहाँ से फट से खून आया, तो फट से खून आया तो भाई दाब ऐसा थोड़े ना कि खाली सीधे लगता है, दाब तो सब जगह लगेगा, दीवार पे लगेगा सब जगह। तो इसके दीवार पर जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को रक्तदाब कहते हैं। इसके दीवार पर जो दाब लगता है उसको रक्तदाब कहते हैं। अब हो गया कि अब प्रकुंचन दाब क्या है और अनुस्थीलन दाब क्या है। तो दो तरह का दाब है। एक होता है कि जब फट से दबाया है तब क्या दाब है, तो जब जोर से दबाया है तब होता है, उसको कहते हैं प्रकुंचन दाब। एक वो जब धीरे से बह रहा है तब का प्रेशर क्या है, तो प्रकुंचन दाब होता है 120 mm ऑफ Hg माने पारा। तो इसको क्वेश्चन आया था अनुस्थीलन दाब के बारे में कि अनुस्थीलन दाब कितना होता है। तो अनुस्थीलन दाब होता है 80 mm ऑफ Hg, मतलब 80 mm ऑफ पारा का एक प्रेशर नापने का एक तरीका है, वो होता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज क्या क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना है कि वहन तंत्र में क्या होता है, रुधिर के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, हृदय की संरचना कैसे कैसे उसमें रक्त का स्राव होता है और क्या क्या होता है उसमें, ये सारी चीजें जाना। फिर हम लोगों ने जाना दोहरा परिसंचरण क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि धमनी और शिरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धमनी और शिरा क्या होता है, इसमें कैसे कैसे इसकी बनावट के बारे में। फिर प्लेटलेट्स क्या होता है, लसिका तरल, उत्तक तरल क्या होता है, फिर रक्तदाब का। तो कुल मिला के जो हमने हृदय वाला जो टॉपिक था वहन तंत्र का, उसको हम लोगों ने पूरे तरह से कवर कर लिया है। अब इसमें कुछ नहीं है जो किताब में जानने को है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़रूरतमंदों तक वीडियो को पहुंचा देना।